ये सेट 4 का पार्ट 2 है। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, मुद्रा की परिभाषा दें। तो सबसे पहले मुद्रा किसे कहते हैं या मुद्रा की परिभाषा दें, अगर ये सवाल आता है तो आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं आसानी से। अगर आप पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जो मुद्रा शाख का जो चैप्टर है ये पूरा एकदम आपको पूरा एकदम डिटेल से बताया गया है, जिसमें से आप जा करके पढ़ सकते हैं उसको। यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही बताया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाएं कहीं और पढ़ा के रख भी दिए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ समझा देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा क्या है? तो कह सकते हैं कि पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं, ठीक है। पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। वस्तुओं का क्या होता है? क्रय और विक्रय, ठीक है। क्रय और विक्रय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब बोलिएगा सर पैसे या धन की कौन रूप है? तो रूप मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अब रूप का मतलब इसको हम बेच करके पैसा कमा सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं आपके पास जमीन है तो आप जमीन को बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मुद्रा मिलेगा। तो ये क्या है? मुद्रा का ही तो रूप है। अरे इसका थोड़ा सा शकलवा डिफरेंट था, ये जमीन दिख रहा था ना, लेकिन ये सोना है। इसको बेचिए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो पैसा में बदल दिए हम। तो यही है मुद्रा का रूप। इसका शकल कुछ और है, लेकिन इसी का शकल बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, मुद्रा का ही। अब मुद्रा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास जो कागजी नोट है, सिक्का नोट है, चेक है, ड्राफ्ट है, यही मुद्रा, ये कोई जरूरी नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, घर, ये सब मुद्रा है, मुद्रा का रूप है, ठीक है। अब हमने रूप कहा, ये नहीं बोल रहे कि अब ऐसा नहीं कि मतलब आप कल से जो जमीन है उसको बोलने लगे कि जमीन तो मुद्रा है, ऐसा नहीं। मुद्रा का रूप है, ठीक है। अब इसको जमीन नहीं बोलना है, मतलब सॉरी मुद्रा नहीं बोलना है, मतलब मुद्रा का रूप कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम मुद्रा कन्वर्ट कर सकते हैं, मुद्रा में बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैसे धन के उस रूप को कहेंगे जिसे किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता हो, क्रय और विक्रय होता हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। या जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा शाख। दूसरा क्या है? शाख। तो शाख का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। तो शाख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। बोलिए एक ही बात हुआ, बात तो बराबर है। तो शाख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का शाख होना चाहिए? यहाँ पे किस प्रकार का विश्वास या भरोसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आपको कर्ज दिया, ठीक है, तो इस विश्वास पर दिया होगा कि ये जो हम इसको पैसा दे रहे हैं, यह पैसा मेरा निश्चित समय के बाद वापस कर देगा, या फिर मैंने जितना समय के लिए कहा था इसको कि भैया आपको 2 महीना के बाद दे देंगे, या ये मानव ने कहा था कि हम 2 महीना के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, और हमें बुझाया या हमें लगा, हमें विश्वास हुआ कि यह मानव दे देगा, नहीं रखेगा, बेईमान नहीं, ईमानदार है, दे देगा, तो हम यही विश्वास पर इसको पैसा दे दिए। तो इसी को कहते हैं शाख, ठीक है। तो शाख का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि शाख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है, जिसमें जो ऋणदाता है, ऋण देने वाला है, ठीक है, कर्जदार को जो कर्ज लेता है उसे धन या वस्तु या सेवा इस विश्वास पर देता है, इस विश्वास पर देता है कि वह एक निश्चित समय के बाद वापस कर देगा, उसे हम शाख कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये संगठित और असंगठित हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। संगठित का हमने क्या पढ़ा था? संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात हो रहा है यहाँ पे। तो आखिर यहाँ पे कहता है कि वैसा कार्य स्थल, मतलब काम करने का जो स्थान होता है, ठीक है, वैसे कार्य स्थल, काम करने का वैसा जगह, ठीक है, जहां रोजगार क्या होना चाहिए? तो रोजगार जो होता है वो नियमित होना चाहिए, रोजगार की अवधि नियमित हो, फिक्स हो कि भैया आपको 10 साल, 20 साल, 3 साल, 2 साल तक नौकरी मिलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कार्य
करने का तो आपका जो रोजगार का अवधि तो निश्चित हो गया। फिर कार्य करने का समय भी फिक्स कर दे कि आपको 10 घंटा 20 घंटा जो भी समय काम करना होगा इतना आपको करना है, तो वहां पे काम निश्चित है, ठीक है। और एक असंगठित में क्या होता है कि वहां जो कार्य का जो स्थान होता है वहां पे काम करने का कोई निश्चित अवधि नहीं होता कि भैया आपको इतना समय तक रखा जाएगा। सो हो सकता है उसे लगा कि भैया अब हमारा काम धंधा पानी बंद हो गया तो हम आपको हटा देते हैं, तो हटा देगा, कोई निश्चित है नहीं। तो जब कभी आप सरकारी संस्था देखिएगा, जैसे कोई अगर सरकारी जॉब करता है, चाहे पुलिस में हो, चाहे वकील में हो, चाहे शिक्षक में हो, किसी में भी हो, तो वहां पे आप क्या देखते हैं कि उसको फिक्स कर दिया है कि आपको 60 साल तक नौकरी मिलेगा। तो जो रोजगार का अवधि है, अवधि मतलब समय, वो तो फिक्स कर दिया ना। और कार्य करने का जो समय है, काम करने का जो समय है, वो भी फिक्स कर दिया कि आपको 8 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करना है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संगठित क्षेत्रक है, क्योंकि इस जगह को संगठित क्षेत्र कह सकते हैं। और नहीं रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा तो असंगठित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उतना हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट। तो सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और यह जरूरी क्यों है? भाई जरूरी क्यों है? आरबीआई क्यों नजर रखे किसी बैंक का? जरूरी है, जरा इसको गौर से समझिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आरबीआई, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि आरबीआई कौन सा बैंक होता है, तो ये है केंद्रीय बैंक। क्या है? केंद्रीय बैंक। ये कोई व्यावसायिक बैंक नहीं है जो आप जाएंगे और खाता खुलवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आरबीआई में आपका बैंक का खाता खुलता है, यहाँ पे नहीं खुलता है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। इसका काम खाता खोलना, पैसा जमा निकासी करना ये नहीं है, ये व्यावसायिक बैंक का काम होता है। क्योंकि हमारे देश में क्या बैंक 2 तरह के होता है ना, एक हो गया आपका व्यावसायिक बैंक और एक हो गया केंद्रीय बैंक आरबीआई। तो आरबीआई में क्या होता है, ये मौद्रिक नीति वगैरह बनाता है, भी आपको बताते हैं, जस्ट इसके आगे बताना है। तो आर से रिजर्व, बी से बैंक और आई से इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अब ये केंद्रीय बैंक होता क्या, इसका काम क्या होता है, चलिए इसके काम के बारे में हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला काम हम लोग अगर बात करें तो इसका पहला काम है कि जो बैंकों का नजर रखता है। अब ये बैंकों को क्या नजर रखता है, क्या देखता है बैंकों में? तो देखिए सबसे पहले ये देखता है कि जो प्रत्येक बैंक को, जो सभी बैंकों को एक न्यूनतम राशि रखना चाहिए बैंक में कैश के रूप में, उतना रखता है कि नहीं रखता है। सपोज दैट सभी बैंकों को 15% जो कैश है वो अपना बैंक में रखना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा जो है ब्याज पर लगा दिया बैंक और रखा है 5%। तो ये भी चीज को देखता है वो केंद्रीय बैंक कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको 15% रखना है, उससे कम नहीं रखना है, ठीक है। 15% आपको कैश के रूप में रखना है, ठीक है। अब फिर कहता है कि ये जो बैंक है, ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं, ठीक है, तो आरबीआई ये भी देखता है कि आखिर ये जो ऋण देने का जो काम करता है, ये ऋण देता किसको भाई? ये ऋण गरीबों को देता है कि अमीरों को देता है कि देता है किसको? ये सिर्फ लाभ का देख रहा है कि कल्याण भी कर रहा है, सामाजिक कल्याण? तो देखिए ये जो आपका आरबीआई होता है ये भी चेक करता है कि आखिर जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, ठीक है, उसे ये ऋण देता है कि नहीं देता है, या सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को ही ऋण देता है, ये चेक करता है। अब फिर ये भी चेक करता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज व्यापारी को ऋण दिया, किसान को भी दिया, तो ये किसानों को जो ऋण दिया वो उसका दर क्या था? 2%, 1% है ना, या 3%? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, ठगा जा रहा है? ये भी चेक करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई होता है वो मौद्रिक नीति, मौद्रिक मतलब पैसा, तो पैसा का अगर कोई नीति बनाएगा, नियम बनाएगा, पैसा को बदलना है, पैसा का कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ये आरबीआई करेगा। मौद्रिक नीति का जो निर्माण होगा ये आरबीआई ही करेगा। अब बताइए, ये था आपका आरबीआई अन्य बैंकिंग गतिविधियों को किस तरह नजर रखता है। अब जरा आप ही सोचिए। अब यहाँ दूसरा सवाल कि यह जरूरी क्यों है? अब ये सब काम ये क्यों करता है भाई? नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत की महादिक्कत है। सबसे पहले कि मान लीजिए अगर आरबीआई नजर नहीं रख रहा, किसी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, अब मनमानी करेगा सब बैंक। अब बैंक के पास जाइएगा पैसा निकालने के लिए
तो बैंक हो सकता है आपसे तानाशाही का काम करेगा, वो कहेगा कि चलो आज पैसा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। या फिर ये भी कह सकता है कि आपको हम पैसा देंगे लेकिन शर्त ये है कि आपसे हम इतना रुपया लेंगे इसके बदले में, या अगर आप 10,000 पैसा निकालते हैं तो 10,000 पैसा निकालने का हम आपसे 50 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे तो पैसा आपको दे देंगे। तो ये तो गलत है, क्योंकि वो तो अपना पैसा जमा किया है और अपना ही पैसा लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे। तो इस प्रकार से मनमानी कर सकता है ना। या फिर जो ऋण देगा गरीब किसानों को उससे ज़्यादा उसका दर बढ़ा देगा, 1% है तो 10% कर देगा, तो इस प्रकार से वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। 10% कर देगा तो मनमानी तो होगा ना। तो उपभोक्ता कहने का मतलब जो बैंक में खाता खुलवाते हैं लोग, उसका शोषण किया जाएगा। तो इसीलिए, और इससे देश को भी नुकसान होगा, बहुतों को नुकसान होगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति पूंजीपतियों को ही फायदा होगा। तो इसीलिए इसको जरूरी होता है नजर रखना आरबीआई को। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल जो वीवीआई सवाल है वो है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो वर्ड आया औपचारिक, ये औपचारिक होता क्या है। तो औपचारिक को समझने के लिए चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, एक होता है औपचारिक और दूसरा क्या होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक ऋण का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप बैंकों तथा सहकारी समितियों से अगर आप ऋण लेते हैं, मतलब कर्ज लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं औपचारिक ऋण। क्या कहते हैं औपचारिक ऋण। ठीक है, चूंकि बैंक से जितना आप ऋण लेंगे, तो बैंकों से जब कभी आप कर्ज लेंगे तो उसका ब्याज दर कभी भी अधिक नहीं हो सकता है अनौपचारिक ऋण की अपेक्षा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी, जो बैंक होता है ये शोषण नहीं करता है ऋण लेने वालों पर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैंक से पैसा लिए तो आया, गाली गलौज दिया, आपको गाड़ी वगैरह छीन लिया, मारपीट हुआ, है ना, पूरा माथा होता फाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं भैया। ये बैंक अनुचित कार्य नहीं करेगा, वो आपको चिट्ठी देगा कि भैया आप जल्दी से पैसा जमा कीजिए तो आपको कार्रवाई किया जाएगा, कानूनन कार्रवाई करेगा। वो आपको कभी मारपीट वगैरह गाली गलौज कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम अनौपचारिक ऋण की बात करें, अनौपचारिक ऋण, तो इसमें होता क्या है। अब मान लीजिए आपके गांव में कोई व्यक्ति है जो ब्याज पर पैसा लगाता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आप इसके पास पैसा लेने के लिए आपको 10,000 का जरूरत था, ये 10,000 दे दिया, और ये भी साथ में कहा कि भैया हम आपसे 3% ब्याज लेंगे। ठीक है, अब 100 का 3 रुपया ले रहा है। अब 10,000 का कितना हो गया, तो 10,000 का भैया आपका हो गया 300 हुआ ना। अब मान लीजिए 300 रुपया जब ये हो गया, ठीक है, तो 300 रुपया तो इसको तो पैसा भरना पड़ेगा, है ना, ये भी मंथली में भरना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब कभी ये व्यक्ति इसको अगर टाइम पर पैसा नहीं दे पाता है तो वह मानव आता है ना, साहूकार, और इससे गाली गलौज करता है कि पैसा क्यों नहीं दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, जल्दी पैसा लाओ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो तरह तरह का उसका शोषण होता है। नहीं तो अगर 3 से 4% कर देंगे। आपको मेरे घर में यहाँ पे जो 2 दिन काम कर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसका पैसा भी कम देंगे। तो तरह तरह का शोषण होता है। ठीक है, और इससे ये जो गरीब किसान मजदूर होता है इसी में फंसा रहता, नहीं निकल पाता इस कर्ज से, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज जोड़ता है वो सब। ठीक है, तो अनौपचारिक और औपचारिक में यही अंतर होता है। तो बेसिकली हम आपको कहाँ ले रहा, चलिए शॉर्ट में बताते हैं। तो औपचारिक ऋण का मतलब हम बता रहे थे कि अगर आप बैंक या सहकारी समिति से अगर पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक या सहकारी समिति से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं औपचारिक ऋण कहते हैं। अब इसको बढ़ाने की जरूरत क्यों है, तो सबसे पहला बात क्या होता है कि इसमें उपभोक्ता का शोषण कभी नहीं किया जाता है, उपभोक्ता का शोषण नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला। और दूसरा बात यह है कि इसकी जो ब्याज की दर है वो कम होता है। क्या होता है, कम, अधिक नहीं होता है। और किसकी तुलना में कम होता है, तो भैया अनौपचारिक ऋण है उसकी तुलना में इसका जो ब्याज दर कम होता है। और इसका काम होता है कि लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण करना।
और उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना, कोई कल्याण नहीं करना। तुम मरेगा कि बचेगा हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा पैसा वापस कर, ऐसा ही बोलेगा। लेकिन बैंक या सरकार या सहकारी समिति ऐसा नहीं करती है, ठीक है। वो लाभ के साथ साथ आपको सामाजिक कल्याण करती है। कहने का मतलब आपका ब्याज दर इतना कम कर देगा ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पैसा चुकाने में, आप आसानी से चुका सकते हैं, यही कर देता है। और इस पर आरबीआई भी नजर रखता है। जो आरबीआई होता है, आरबीआई ये इस पर नजर रखता है और ये सरकारी नियमों का पालन करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत में औपचारिक ऋण के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है, चूंकि इससे उपभोक्ता जो लेने वाला होता है, कर्जदार जो होता है, कर्ज लेने वाला, इस पर शोषण नहीं होता है, ब्याज का दर कम होता है, आरबीआई नजर रखता है और इसका लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी करता है। तो इन सारे चीजों से हम कह सकते हैं कि औपचारिक ऋण को बढ़ाने की जरूरत है। अनौपचारिक ऋण अगर बढ़ेगा तो आपका उस जो कर्ज लेगा उससे बहुत ही परेशानी होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब इसको आराम से लिख सकते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला जो ऋण, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि इस पर कम दर पर ब्याज लगाई जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को औपचारिक ऋण के स्रोतों से मिलने की आय बढ़ेगी। देश के विकास की दृष्टि से ये अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, आपका सेट 4 कंप्लीट हो गया।